गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का अध्याय जिसका नाम है भू-आकृतिक प्रक्रियाएं यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होते हैं? वे बल या वे फोर्स जो पृथ्वी के अंदर और बाहर की स्थलाकृतियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उनके अंदर गति कहाँ से प्राप्त होती है, वो सब बात इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है वो दो टाइप के होते हैं। एक एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स बेटा वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर संपन्न होते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्स वो होते हैं जो पृथ्वी की के सरफेस के ऊपर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंडोजेनिक फोर्स। जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डियास्ट्रोफिक फोर्स और एक दूसरा होता है सडन फोर्स। इनको मूवमेंट ही बोल सकते हैं, जैसे सडन मूवमेंट और डियास्ट्रोफिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट बोलना बेटर रहेगा, डियास्ट्रोफिक मूवमेंट। जो डियास्ट्रोफिक मूवमेंट होते हैं वो पृथ्वी के अंदर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से उनमें गति होती है। ठीक है, यानी इनमें जो गति होती है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप की होती है। और इसके बाद जो इसमें लेकिन जो ये डियास्ट्रोफिक जो मूवमेंट है ये काफ़ी मंद गति से, काफ़ी स्लो प्रोसेस से इसमें गति होती है, और ये कई हज़ारों वर्षों में कुछ ही इनमें गति हो पाती है। तो इनका प्रभाव वो हज़ारों वर्षों में दिखाई देता है। या जैसे जो हमारे जो भूमंडल थे, जो कॉन्टिनेंट एरिया था, जो पहले जिसका नाम पैंजिया था, वो हज़ारों करोड़ों वर्षों के अंदर अलग होने के बाद जो वर्तमान जो महाद्वीप है वो हज़ारों करोड़ों वर्षों में अपनी जो वर्तमान जगह पर है वो यहाँ पर आए। यानी कि वो पहले करोड़ों वर्षों पहले जुड़े हुए थे और उनमें धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह के ये एक डियास्ट्रोफिक मूवमेंट है। अब आएगा सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट यानी कि वेव फोर्स या वेव मूवमेंट जो अचानक से घटित हो जाते हैं। ठीक है, जिनसे अचानक से पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक है, नीचे भी, पृथ्वी के नीचे भी और ऊपर भी। यानी कि हम नीचे की बात कर रहे हैं तो नीचे के ही पढ़ेंगे। जो पृथ्वी के अंदर है एंडोजेनिक फोर्स बढ़ रहे हैं, तो जो सडन मूवमेंट आते हैं वो पृथ्वी के नीचे भी आते हैं और ऊपर भी आते हैं। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक है वो एक सडन मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो वोल्केनो है ये क्योंकि कुछ ही मिनटों में या कुछ सेकंडों में ही घटित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा आप लैंड स्लाइड्स का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, लैंड स्लाइड और एवलांचेज। एवलांच होते हैं बेटा जो बर्फ़ होती है पहाड़ों पर। ठीक है, वो अचानक से बर्स्ट होकर नीचे की ओर भागने लगती है। यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर से टूटता है और वो ढलान की तरफ तेज़ी से, और जो बर्फ़ और नीचे ढलान की तरफ तेज़ी से आती है। ठीक है, तो इसको एवलांच बोलते हैं। तो ये भी एक सडन मूवमेंट है। इसके बाद जो डियास्ट्रोफिक मूवमेंट है वो उसके दो प्रकार होते हैं, एपियोजेनिक मूवमेंट और ओरोजेनिक मूवमेंट। ठीक है, जो एपियोजेनिक मूवमेंट होता है वो उसको बोलते हैं हिंदी में महादेशीय संचलन। यानी कि इसके अंदर जो मूवमेंट होता है उससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, और जो ओरोजेनिक है इससे पर्वतों का निर्माण होता है, बिल्डिंग ऑफ माउंटेन एंड बिल्डिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। और जो कॉन्टिनेंट जो एपियोजेनिक है इसके अंदर जो निर्माण होता है महाद्वीपों का, तो उसके अंदर दो तरह के कार्य करते हैं। ठीक है, दो तरह का बल कार्य करता है इसमें, एक है अपवार्ड और दूसरा है डाउनवार्ड। इट मीन्स जो अपवार्ड जो फोर्स लगता है इसमें क्या होता है, जब अपना सरफेस होती है अर्थ सरफेस उसका, उसके नीचे के जो भाग है
ठीक है, वो ऊपर उठ जाए, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को हम अपवार्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। और डाउनवार्ड के अंदर जो पृथ्वी का जो अर्थ का जो सरफेस का जो भाग है, पार्ट है, ठीक है, वो नीचे धंस जाए, अपनी साइड की जो सरफेस होता है, साइड सरफेस से नीचे की ओर डाउनवार्ड जो धंस जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाउनवार्ड। इसके बाद है जो ओरिजिनिक, ओरिजिनिक यानी पर्वत निर्माणकारी। अब ओरिजिनिक भी दो प्रकार के होते हैं, इसके अंदर टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन यानी कि तनाव, और कंप्रेशन यानी कि सुकुड़न सुकुड़न। टेंशन कब होती है? चट्टानों के अंदर या पर्वतों के अंदर जब चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती है तो उसमें टेंशन प्राप्त होती है उसमें, ठीक है, उसमें तनाव आ जाता है, दरारें फट जाती है, या इट मीन्स फ्रैक्चर, ठीक है, एंड क्रैकिंग, एंड जो हमने लिखवाया था फॉल्ट, ठीक है, यानी घर्षण। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है टेंशन के अंदर। उसके बाद जो कंप्रेशन है, सिकुड़न है, इसके अंदर ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, जो चट्टानें एक दूसरे की ओर धक्का मारती है, ठीक है, प्रेशर डालती है, तो इससे कंप्रेशन की स्थिति पैदा होती है और चट्टानों के अंदर दबाव पैदा होता है। उससे क्या होता है, वार्प्स का निर्माण होता है। और फोल्ड्स का, वार्प्स यानी कि जब जब चट्टानी का जो भाग होता है वो नीचे की ओर धंस जाए, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं हम वार्प्स। और फोल्ड्स होते हैं जो जब चट्टानें ऊपर की ओर, ठीक है, यानी क्षैतिज दिशा में उनमें बेंडिंग पड़ जाती है, ठीक है, क्रिस्टल बेंडिंग, यानी मुड़े तुड़े जो परत होते हैं, ठीक है, तो उनको फोल्ड कहा गया है। तो इस स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारा जो 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 लेसन है, जो इसको बारे में हम पढ़ेंगे, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये टर्म्स होती है, ठीक है, ये ज्योग्राफी की मेन टर्म्स है इस लेसन की। तो इनको सभी को एक एक करके लिखना, और इनके बारे में इनकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इनके सबकी डेफिनेशन वो लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद है एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि वे बल जो पृथ्वी की जो अर्थ होती है, अर्थ के सरफेस पर कार्य करते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है, उनको हम एक्सोजेनिक फोर्स या एक्सोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, इसके अंदर वेदरिंग और इरोजन। एक बात और ध्यान रखना, जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो डिसकंटिन्यूटी है उसको पैदा करते हैं, यानी कि विसंगताएं पैदा करते हैं, ठीक है। और जो एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं वो सरफेस को प्लेन बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर वेदरिंग और इरोजन दो प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं, ये दोनों पृथ्वी के सरफेस को प्लेन बनाने में कार्य करती रहती हैं लगातार। इसके अंदर वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। वेदरिंग 3 प्रकार का होता है, ठीक है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर जो आपके सन है, ठीक है, सन जो दिन में जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और नाइट में लो होता है, तो जिससे क्या होता है कि चट्टानें फैलती है, ठीक है, और सिकुड़ती है। तो ये था फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। अगला है केमिकल। केमिकल के अंदर आप ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन और उसके अलावा कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो ये सब आते हैं केमिकल के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनेट की जो चट्टानें होती है, ठीक है, जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की जो
रॉक्स होती हैं उन पर क्या होता है, जब वो वाटर के संपर्क में आती है तो उनमें रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो रॉक्स होती है, रॉक्स के जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो वाटर के साथ फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो जिससे जो रॉक होती हैं वो वीक हो जाती हैं और उनमें और उनका कटाव यानी कि उसका अपरदन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग के अंदर रॉक्स का उसी स्थान पर टूटना फूटना वेदरिंग कहलाता है। इसके अंदर जो मलबा होता है यानी कि जो डेब्रिज होता है, मलबे को डेब्रिज बोलते हैं, जो डेब्रिज होता है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ठीक है, वेदरिंग के अंदर, और इरोजन के अंदर डेब्रिज का ट्रांसपोर्ट होता है। ये इसके अंदर डिफरेंस है वेदरिंग और इरोजन में। तो हमने फिजिकल पढ़ा, केमिकल पढ़ा, अब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल यानी कि जो वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन की जो जड़ें होती हैं वो रॉक्स के अंदर तक जाती हैं। ठीक है, तो जिससे रॉक्स हैं वो वीक हो जाती हैं। इसके बाद जो बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, जो बायोटिक जो जीव होते हैं पृथ्वी के अंदर, छोटे छोटे सर्फ, वो उसके चट्टानों को खोदते रहते हैं लगातार। ठीक है, तो उनमें बिल वगैरह बनाते हैं जिससे चट्टानें कमज़ोर होती है। तो ये था बायोलॉजिकल। इसके अंदर जीव जंतु और वेजिटेशन होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, वो चट्टानों को कमज़ोर बना देती हैं और वहाँ पर और वो चट्टानें टूट जाती हैं उसी जगह पर। ठीक है, तो ये था वेदरिंग। वेदरिंग के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से वेदरिंग कार्य करती है, जैसे फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया और बायोलॉजिकल हो गया। इसी प्रकार जो एरिया के अकॉर्डिंग जो वेदरिंग है वो अलग अलग प्रकार से होती हैं, जैसे इक्वेटर के पास फिजिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, और जैसे डिजर्ट होता है वहाँ पर केमिकल ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें चूना पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है। जो डिजर्ट होता है वहाँ पर जो चट्टानें होती हैं उनमें सोडियम कार्बोनेट की जो परसेंटेज है वो हाईली कंसनट्रेशन होते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो एरोजन है यानी कि अपरदन, तो एरोजन किस किस प्रकार से होते हैं, उसके फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से एरोजन होता है, तो सबसे पहले आइस, जो आइस होती है वो जब माउंटेन से नीचे आती है, ठीक है, तो माउंटेन से नीचे आती है तो वो अपने साथ बहुत सी मात्रा में पत्थर, कंकड़ पत्थर को साथ लेके आती है। ठीक है, तो उससे एरोजन स्टार्ट होता है। उसके बाद आपके जो रिवर वाटर है, वो जो वैली होती है उसको काटता है। ठीक है, तो वहाँ से एरोजन होता है। इसके अलावा जो सी होता है, समुंदर, जो सी वेव्स होती हैं वो लगातार उसके सतह को काटती है। ठीक है, अपने तट को काटती रहती है जिससे अपरदन स्टार्ट होता है। इसके बाद जो विंड है, विंड भी एरोजन का कार्य करती है। जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो अपने साथ बहुत मात्रा में जो रेत है, मिट्टी के कण है, उनको उठा के ले जाती है। ठीक है, और उनको दूर कहीं पर बिछा देती है। ठीक है, तो एरोजन भी करती है और डिपॉजिट भी करती है। इसके बाद जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी एरोजन करता है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर यानी कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर है। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस स्ट्रक्चर के बिना हम इस लेसन को नहीं पढ़ सकते। आई होप आपको भी समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन को स्टार्ट करेंगे।